चलिए अब हम देखते हैं किस अपभ्रंश से कौन सी भाषाएं निकली हैं। तो अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हम देखेंगे। अपभ्रंश के भेद दिए हुए हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं यहाँ आपको दी हुई हैं, यानी किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है। यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनते हैं, जैसे पूछा जाएगा गुजराती भाषा किस अपभ्रंश से निकली है या किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। इसलिए आपको याद रखना है शोरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी। पेशाची अपभ्रंश से उत्पन्न है लेहंदा और पंजाबी। ब्राह्मण अपभ्रंश से उत्पन्न है सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से उत्पन्न है मराठी। और ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके शोरसेनी, ब्राह्मण, मागधी, अर्धमागधी। अब देखिए मागधी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली भाषाएं। मागधी से निकली हैं बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? पूर्वी हिंदी, जिसमें आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है डायरेक्ट, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई भाषा है, तो आप कहोगे अर्धमागधी अपभ्रंश। या आपसे पूछा जाएगा कि अवधी भाषा किस अपभ्रंश से उत्पन्न है, तो आप कहोगे अर्धमागधी। तो इस प्रकार आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सभी भाषाएं अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली हैं। उसके बाद अन्य चीज़ों को हम देखेंगे, इसका थोड़ा और विस्तार है। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां और उनके क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में हिंदी की 5 बोलियां हैं, यानी जो पश्चिमी क्षेत्र है हिंदी की 5 बोलियां बोली जाती हैं। खड़ी बोली। अब पूछा जाएगा कि खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है। खड़ी बोली जो कौरवी के नाम से भी जानी जाती है, इसका जो उद्भव हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आपको इतना याद रखना है, शोरसेनी अपभ्रंश के ऊपरी रूप से हुआ है खड़ी बोली और कौरवी भाषा का उद्भव। इसका क्षेत्र देहरादून का मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, दिल्ली और कुछ भाग बिजनौर, रामपुर और मुरादाबाद हैं। और खड़ी बोली इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये भी याद रखना है खड़ी बोली के लिए सुनीत कुमार चटर्जी ने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। तो पूछा जाएगा खड़ी बोली के लिए किसने जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है, तो आप कहोगे सुनीत कुमार चटर्जी। तो सुनीत कुमार चटर्जी ने यहाँ खड़ी बोली के लिए जनपदीय हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया है। और खड़ी बोली आकार बहुला है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, तो ये उत्पन्न हुई है शोरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से। आपको सिंपल इतना याद रखना है एसएससी की परीक्षाओं के लिए, ब्रज भाषा का जो विकास हुआ है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज भाषा भी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और क्या प्रश्न बनता है, तो देखिए ब्रज भाषा कृष्ण भक्ति की एकमात्र भाषा है। लगभग सारा रीतिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। साहित्यिक दृष्टि से ये हिंदी भाषा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली है। साहित्यिक महत्व के कारण इसे ब्रज बोली नहीं ब्रज भाषा कहा गया है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि तुलसीदास जी ने भी जो अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखा करते थे, उन्होंने कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में भी लिखी है। तुलसीदास जी ने भी अपनी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं, जैसे कवितावली। ये पूछा जाता है कि कवितावली कौन सी भाषा में लिखी गई है। कुछ लोगों को लगता है अवधी, क्योंकि तुलसीदास से यहाँ अवधी लोगों को ज़्यादा याद रहता है, इसलिए वो टिक कराते हैं अवधी। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है तुलसीदास जी ने अपनी कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं, जैसे कवितावली, विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका और कवितावली ये जो रचनाएं हैं ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं, ना कि अवधी भाषा में। ये आपको ध्यान में रखना है। ब्रज भाषा देश के बाहर उज्बेकिस्तान में भी बोली जाती है, जिसे उज्बेकी ब्रज भाषा कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और सूरदास, नंददास, रहीम, रसकान, बिहारी, मतिराम, भूषण देव, भारतेंदु, जगन्नाथ दास, रत्नाकर इत्यादि ब्रज भाषा के अमर कवि हैं। मुख्य रूप से आपको ऊपर पता होना चाहिए कि ब्रज भाषा के कौन से कवि हैं। उसके बाद आती है बांगरू या हरियाणी। बांगरू या हरियाणी का जो विकास हुआ है भाषा का, वो भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यानी बांगरू या हरियाणी भाषा का विकास उत्तरी शोरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ है। आपको बस इतना याद रखना है कि बांगरू और हरियाणी भाषा का जो विकास है वो शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसका क्षेत्र हरियाणी तथा दिल्ली का देहाती भाग है। उसके बाद है बुंदेली।
बुंदेली भाषा है, इसका विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है कन्नौजी। कन्नौजी भाषा का विकास भी शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये पश्चिमी क्षेत्र की कुछ मुख्य भाषाएं थीं, 5 भाषाएं थीं जिनको हमने देखा, और ये कहाँ से निकली हैं? शोरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं, जिसमें कन्नौजी हैं, बांगरू, हरियाणी हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें कन्नौजी, बांगरू, हरियाणी, खड़ी बोली इंपॉर्टेंट हैं जो शोरसेनी से निकली है। ब्रज भाषा को हमने देखा, और ब्रज भाषा में हमने देखा विनय पत्रिका की और कवितावली की जो रचना की गई है वो ब्रज भाषा में की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, तुलसीदास जी ने की है। उसके बाद अब देखते हैं हम पूर्वी क्षेत्र के संबंध में। तो निकालते हैं, किधर गई? तो पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की मुख्य रूप से 3 बोलियां हैं। अवधी, देखिए जो अवधी बोली हैं, अवधी बोली का जो उद्भव है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, आपको इतना याद रखना है। पूर्वी क्षेत्र में हिंदी की 3 बोलियां हैं। पहली अवधी, अवधी का उद्भव किससे हुआ है? अर्धमागधी से हुआ है। अवधी में लिखा गया सर्वाधिक सुप्रसिद्ध ग्रंथ है रामचरितमानस। भारत के बाद फिजी में अवधी बोलने वालों की संख्या अच्छी खासी है। आपसे पूछा जाएगा कि भारत के बाहर अवधी कहाँ बोली जाती है, तो आप कहोगे फिजी में। उसके बाद एक और है बघेली। बघेली भाषा का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, और छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। तो ये है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये तीनों भाषाओं का जो उद्भव हुआ है, जो पूर्वी क्षेत्र की भाषाएं हैं, इनका जो उद्भव हुआ है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, आपको ये रखना है ध्यान। उसके बाद राजस्थानी भाषाएं हैं। राजस्थान की मुख्य रूप से 4 हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। इनका ध्यान रखना है। पश्चिमी राजस्थानी, जिससे मारवाड़ी के नाम से जाना जाता है, आपने मारवाड़ी सुना होगा बहुत बार नाम। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का उद्भव शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, इसके क्षेत्र हैं जयपुर, अजमेर, किशनगढ़। और उत्तरी राजस्थानी मेवाती, जिसे हम मेवाती के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिणी राजस्थानी, जिसे हम मालवी के नाम से भी जानते हैं। तो ये इतना खास नहीं है, खाली आप इतना ध्यान रखिए, पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी आती है, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी आती है, उत्तरी राजस्थान में मेवाती आती है, और दक्षिणी राजस्थान में मालवी आती है। उसके बाद है पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियाँ, ये इंपॉर्टेंट हैं। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की बोलियाँ निम्न 2 भागों में विभाजित हैं, एक है पश्चिमी पहाड़ी और एक मध्यवर्ती पहाड़ी। अब देखिए पश्चिमी पहाड़ी में कौन सी आती है? जौनसार आती है, सिरमौर आती है, शिमला, मंडी, चंबा के आसपास। उत्तराखंड वालों को याद रखना है जौनसार किस में आती है? पश्चिमी पहाड़ी में आती है, जबकि कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएं मध्यवर्ती पहाड़ी में आती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है और बनेगा। पश्चिमी पहाड़ी में जौनसारी आती है और मध्यवर्ती पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती है। पहाड़ी क्षेत्र में हिंदी की 2 बोलियाँ मुख्य रूप से हैं। और बिहार क्षेत्र की बात करें तो बिहार में बोली जाती है मगही, जो मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भोजपुरी, ये भी मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भोजपुरी भाषा पूछी जा सकती है। हिंदी क्षेत्र की बोलियों में भोजपुरी बोलने वालों की संख्या सर्वाधिक है। भोजपुरी हिंदी की वो बोली है जिनमें सर्वाधिक फिल्में बनी हैं। वर्तमान में दूरदर्शन द्वारा इसके अनेक धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं। भोजपुरी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बोली है। भारत के बाद सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद में इस बोली का प्रसार है। भोजपुरी का जो लिखित साहित्य है वो नगण्य है। इसके रचनाकार भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर, भोजपुरी का भारतेंदु कहा जाता है। बस आप इतना याद रखिए कि भोजपुरी मागधी अपभ्रंश से निकली है, मगही मागधी अपभ्रंश से निकली है और मैथिली मागधी अपभ्रंश से निकली है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अपभ्रंश, भाषाओं के अपभ्रंश के संबंध में किस अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। बने रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।